हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी हम लोग दो तरीके से देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, फिर उसके बाद हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड हम कैसे देखते हैं? देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का मतलब है कि आपके पास कोई एक लिक्विड है, उसके अंदर आपने कोई सॉल्यूट डालना है और इस बार इस सॉल्यूट क्या लिया है आपने? सॉलिड। तो सॉलिड को जब आप लिक्विड के अंदर डालोगे तो कैसे उसकी सॉल्युबिलिटी रहेगी? तो इसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी कि सेम तरीके की चीज़ें जो होती है वो सेम तरीके की चीज़ों में ही मिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे वाटर ले लो तो वाटर क्या होता है? वाटर वाटर बड़ा ही पोलर सब्सटेंस है। आपको पता है वाटर जो है इसका अगर हम पोलैरिटी देखेंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ। ठीक है। तो नेट नेट जो डायपोल मोमेंट होगा वो एक तरफ होगा, यानी कि वाटर क्या है? वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। अगर ये पोलर मॉलिक्यूल है यानी कि इसके ऊपर पार्शियल चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, तो ये उसी चीज़ों को डिजॉल्व करेगा जिसमें कि चार्जेस डेवलप होंगे। फॉर एग्जाम्पल NaCl। अब NaCl को पानी में डालोगे तो आपको पता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा ये। तो ये जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में आयनाइज हो रहा है, तो ये क्या क्यों हो रहा है? वाटर के प्रेजेंस में, राइट। सो वाटर जो है वो NaCl को इजीली डिजॉल्व कर लेगा। तो यहीं पे आ जाती है, यहीं पे ये भी पोलर है और ये भी पोलर है, तो इसकी वजह से क्या हो गया? ये दोनों डिजॉल्व हो गए। ठीक है। तो पोलर जो होगा वो पोलर चीज़ों को ही डिजॉल्व करेगा। नैप्थलीन देखो, नैप्थलीन जो होता है वो पोलर नहीं है। नैप्थलीन जो होता है वो पोलर नहीं है, एरोमेटिक कंपाउंड है। और वो नॉन पोलर, वो खुद नॉन पोलर है, वो ऑब्वियसली नॉन पोलर कंपाउंड में ही डिजॉल्व होगा, राइट। सो लाइक डिजॉल्व्स लाइक यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल पोलर में ही डिजॉल्व होगा और नॉन पोलर जो सब्सटेंसेस होते हैं वो आपके नॉन पोलर में ही डिजॉल्व होंगे। तो जब आप डिज़ोल्व करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप NaCl को डिज़ोल्व कर रहे हो वाटर में, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपने, जैसे आपके पास NaCl है, पानी है, ठीक है, आपने एक स्पून NaCl डिज़ोल्व किया, डिज़ोल्व हो गया, दूसरा स्पून डिज़ोल्व किया, डिज़ोल्व हो गया। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आपका NaCl का कॉन्सेंट्रेशन इसमें इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और ये इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग जब तक आप सॉल्यूट ऐड करते रहते हो। दो एक पॉइंट आता है जहाँ जिसके बाद में आप ज़्यादा और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हो, बट ये जो प्रोसेस होता है सॉल्यूट को ऐड करने का और उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन, राइट। उसके बाद क्या होता है कि जब आप सॉल्यूट को डालते रहते हो तो एक टाइम के बाद क्या होता है कि जैसे कि आप यहाँ पे देखो, अगर आप सॉल्यूट को डालते रहे तो एक टाइम पे क्या होगा कि वो सॉल्यूट डिजॉल्व करेगा ही नहीं, राइट। तो आपके पास सॉल्वेंट जो है वो लिमिटेड अमाउंट में ही है, तो आप इसमें और ज़्यादा सॉल्यूट कैसे ऐड कर पाओगे? तो सॉल्यूट जो होगा वो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के बाद और इसमें डिज़ोल्व होगा ही नहीं। अगर डिज़ोल्व नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा? वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। अब क्या होगा? जो ऑलरेडी सॉल्यूट डिज़ोल्व्ड है, ये क्या करेंगे? रैंडम मूव करेंगे और रैंडम मोशन के कारण ये इसके साथ कोलाइड करेंगे। और जब भी ऐसा कोलिजन करेंगे तो क्या होगा कि ये भी सेपरेट आउट हो जाएगा। तो ये जो है सॉलिड, मतलब जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट था वो सेपरेट आउट हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ डिसोल्यूशन, यानी कि जितना मॉलिक्यूल्स इस आपके सॉल्यूशन में से निकल रहे थे उतने ही मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में जा रहे हैं, यानी कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस आपको दिखेगा नहीं ये चीज़, बट ये हो रही होती है वहाँ पे। इस इक्विलिब्रियम, वहाँ पे एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। तो इस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जो होता है सॉल्यूशन में वो हमेशा कांस्टेंट रहता है अंडर गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन में। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन रहता है सॉल्यूशन के अंदर वो हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस हमारे पास क्या होते हैं? अगर आप
अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं, अगर ये हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, यानी कि आपने पानी लिया, उसके अंदर आप सॉल्यूट डाल रहे हैं और ये सॉल्यूट ऐड हो रहा है, यानी कि डिज़ोल्व हो रहा है, सो इट इज़ डिज़ोल्विंग। तो जब तक ये डिज़ोल्व हो रहा है, इसका मतलब हम बोलेंगे अभी सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन इज़ अनसैचुरेटेड। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद ये सॉल्यूशन जो है इसमें डिज़ोल्व होना, सॉल्यूट इस सॉल्यूशन में और सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व नहीं होगा, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कि ये हो गया है सैचुरेटेड। तो दिस इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट आता है कि हम अब जो सॉलिड की सॉलिबिलिटी है लिक्विड में, तो उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं। सबसे पहला तो है कि नेचर ऑफ सब्सटेंस, ऑब्वियसली लाइक जो है वो लाइक डिज़ोल्व करेगा, राइट, लाइक विल डिज़ोल्व लाइक ओनली। देन उसके बाद टेम्परेचर का क्या रोल होता है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके आपके पास सॉल्यूशन बनाते हैं। अब ये जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस है, ये ली चैटलियर प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो, ये डिपेंड करेगा कि आपका जो मिक्सिंग है वो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है, यानी कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप मिक्स करते हो, उसके साथ साथ आपको हीट भी ऐड करनी पड़ती है सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो प्रोसेस हो गया एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक में क्या होता है, रिएक्टेंट के साइड में ही आपको हीट डालनी पड़ती है, राइट। ये प्रोडक्ट साइड है, तो ये रिएक्टेंट के साइड में आपको हीट डालनी पड़ रही है। तो अब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, यानी कि रिएक्टेंट साइड में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर रिएक्टेंट साइड में टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ली चैटलियर प्रिंसिपल बोलता है कि जो इक्विलिब्रियम है वो उस तरफ शिफ्ट होगा जहाँ पे कि टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यानी कि इट विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, तो मूव कर रहा है, तो वो सॉलिबिलिटी बढ़ाएगा। यानी कि आपका एंडोथर्मिक, अगर आपके पास कोई रिएक्शन है अगर किसी डिसोल्यूशन में एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, तो सॉल्यूट जो होगा मतलब कि जो अगर टेम्परेचर आप रेज करोगे तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज करेगी। एग्जांपल सोडियम नाइट्रेट हो गया, NaCl होगा, KCl हो गया। ये सारे सॉलिड को जब आप पानी के अंदर डालोगे तो क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इनकी सॉलिबिलिटी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। उसके बाद अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हुए, एक्सोथर्मिक कंडीशंस में क्या होगा कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपको सॉल्यूशन देगा और साथ में हीट भी रिलीव करेगा, यानी कि हीट बाहर निकालेगा। अगर हीट जो है वो प्रोडक्ट साइड में हीट है, अगर प्रोडक्ट साइड में हीट है यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, तो अगर इस टाइम पे टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है, यानी कि बैकवर्ड जाएगी, तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये सारे एग्जाम्पल हो गए इसके। ओके, तो नेक्स्ट आता है प्रेशर। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता सॉलिबिलिटी, सॉलिड का लिक्विड में सॉल्युबल होने के लिए प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि सॉलिड जो होता है वो हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है, तो उसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आता है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो गैस का कैसे सॉल्युबल, लिक्विड के अंदर कैसे सॉलिबिलिटी होती है, तो ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस के ऊपर। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है वो स्मॉल अमाउंट में भी मतलब कि वाटर के अंदर स्मॉल अमाउंट में डिजोल्व होता है, लेकिन HCl इट इज़ हाईली सॉल्युबल। तो सबसे पहला फैक्टर तो यही है, नेचर ऑफ गैस एंड द सॉल्वेंट। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या करते हैं, स्मॉल एक्सटेंट में डिजोल्व करते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, HCl, अमोनिया, ये जो होते हैं ये हाईली सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद टेम्परेचर की बात करें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब जब भी आपका जो गैस होता है वो सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के अंदर डिजोल्व करोगे, आपके पास आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मिलेंगी। ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं, ये क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि हीट जो होगा वो क्या हो जाएगा, हीट जो है वो प्रोडक्ट साइड में है। अगर हीट प्रोडक्ट साइड में है और रिएक्टेंट साइड में नहीं है, प्रोडक्ट साइड में है, तो अब क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर इस टाइप बढ़ाओगे तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया, और ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलेगा कि वो उस तरफ जाएगा जहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है, तो बैकवर्ड में जाएगा, यानी कि डिसोल्यूशन होगी नहीं, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो इसलिए हम लोग जो हमारे जो वो होते हैं ड्रिंक्स होते, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, उसको कोल्ड इन्वायरमेंट में रखा जाता है, फ्रिज में रखा जाता है, रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, ताकि वो ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाए। ओके, फिर उसके बाद में देखो प्रेशर का इसमें इफ़ेक्ट तो पड़ेगा ही। तो अगर आपने पानी के अंदर इसको
जैसे आपके पास कोई सोडा बॉटल होगी, उसके अंदर अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड को डालना है और उसके अंदर आपने इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रखनी है, तो प्रेशर जो होता है उसको ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। तो ये जो होता है क्वांटिटेटिव रिलेशन जो था इसके बारे में, वो दिया था हेनरी ने, जिसको हम हेनरीज लॉ भी बोलते हैं। तो हेनरीज लॉ क्या बोलता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो किसी भी गैस की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी वो होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस गैस के प्रेशर के अकॉर्डिंग, राइट। सो जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसका मोल फ्रैक्शन। तो जितना ज़्यादा किसी भी, जैसे मान लो कि एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, तो इसके अंदर कितनी गैस पार्टिकल्स प्रेजेंट है, कितना गैस पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा गैस पार्टिकल्स इस सॉल्यूशन के अंदर आएंगे, यानी कि प्रेशर जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, राइट। सो इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए जो कांस्टेंट दिया गया, प्रोपोर्शनल इस प्रोपोर्शनल जो साइन है इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट दिया गया के है, जिसको हम बोलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो ये जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट होता है, ये फंक्शन किसका होता है, नेचर ऑफ गैसेस का। एट डिफरेंट गैसेस दे हैव डिफरेंट KH वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर। तो जितना ज़्यादा अब इसको अगर हम देखेंगे तो जितना ज़्यादा KH वैल्यू है उतनी कम सॉल्युबिलिटी रहेगी, वैसे इनसे पता चल रहा है। तो ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो अगर पार्शियल प्रेशर गैस का ये है, ये मोल फ्रैक्शन है, गैस का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ रहा है, राइट। सो ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं, पार्शियल प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो हेनरीज लॉ के क्या क्या एप्लीकेशंस आते हैं, सबसे पहले तो कार्बोनेटेड बेवरेजेस में। तो सॉल्युबिलिटी बढ़ाने, कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या होता है कि बॉटल जो होता है वो सील्ड की जाती है हाई प्रेशर में। प्रेशर बढ़ेगा उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और फिर नेक्स्ट आता है डीप सी डाइविंग में भी। तो डीप सी डाइवर्स क्या होते हैं, वो डिपेंड करते हैं एयर फॉर देयर ऑक्सीजन सप्लाई। तो पीछे वो टैंक्स लेके चलते हैं, अपना ऑक्सीजन सप्लाई लेके, सिलेंडर लेके चलते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है इसके अंदर आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी जो होती है वो प्रेशर के साथ साथ इंक्रीज करती है। सो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है दोनों ही ब्लड के अंदर और दूसरे फ्लूइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ऑक्सीजन जो होता है वो तो मेटाबॉलिज्म में यूज हो जाता है, लेकिन हाई पार्शियल प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी की वजह से जो नाइट्रोजन होता है वो हमेशा मतलब कि अंदर डिजॉल्व ही रहता है। ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म में यूज़ हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन जो होगा वो वो ऐसे ही वो डिजॉल्व रहेगा ब्लड के अंदर। तो जो नाइट्रोजन जैसे ही वो डाइवर ऊपर आएगा प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, सरफेस की तरफ आएगा प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, नाइट्रोजन बाहर निकलने की कोशिश करेगा लेकिन निकल नहीं पाएगा, और वो क्या बनाएगा, बबल्स बनाएगा। तो इन बबल्स की वजह से नर्व इम्पल्सेस को इफेक्ट पड़ता है, और इसको एक कंडीशन का नाम देते हैं जिसको उस कंडीशन को बोलते हैं बेंड्स, राइट। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ऑलमोस्ट जो क्या होता है कि जो सिलेंडर होता है उसके अंदर ये रेशो होती है 11.7% हीलियम की, 56.2% नाइट्रोजन की, 32.1% ऑक्सीजन की। मतलब अप्रॉक्सीमेटली हमारे हमारे एटमॉस्फेयर के अराउंड की रिलेशन, ये जो रेशियोज लगाई होती है। नेक्स्ट होता है फंक्शन ऑफ लंग्स। सो जब एयर एंटर करती है लंग्स में तो क्या होता है कि ऑक्सीजन का, ठीक है, ये हमारे पास लंग्स है, यहाँ पे एल्वियोलीज है, राइट। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन का प्रेशर यहाँ पे हाई रहता है। तो अगर ऑक्सीजन का प्रेशर हाई होगा तो यहीं पे ब्लड जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर हाई है तो ये ब्लड में ज़्यादा सॉल्युबल होगा, राइट। उसके अलावा अगर हम हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हैं तो हाई ऑल्टीट्यूड में क्या होता है कि प्रेशर एयर का कम होता है। अगर कम प्रेशर होगा तो हमारी बॉडी के अंदर मतलब ऑक्सीजन जो है वो कम जाएगा। कम ऑक्सीजन की वजह से क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी वीक हो जाती है और अच्छे से सोच नहीं पाती। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एनोक्सिया, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाय बाय।